आज के वीडियो का शीर्षक है पाठ्य पुस्तकें। इस शीर्षक के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, इसके अर्थ, इसकी आवश्यकताएं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में सबसे जो अधिक सामग्री उपयोग में लाई जाती है वह है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का जो महत्व है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है, यह सब जानते हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान एवं अनुभवों को संग्रहित करने का माध्यम है। ज्ञान का एक व्यवस्थित रूप पाठ्यक्रम में संजोया जाता है, जिसको आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ प्राप्त करती है, आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम देखते हैं कि विद्यालयी वातावरण में जो पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, तो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही अपने रूपरेखा को सही विस्तार दे पाता है। यानी पाठ्यक्रम की रूपरेखा को सही विस्तार प्रदान करने का काम, सही आकार प्रदान करने का काम जो है वह पाठ्य पुस्तक ही करता है। यानी हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशन का भी काम करता है और इस नाते यह शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण साधन है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको हम दरनिकार नहीं कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान और अनुभव के संचित कोश का सागर है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम को सही दिशा प्रदान करता है। यानी विभिन्न प्रकार से पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। तो किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पहले भी बता चुके हैं कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, विभिन्न प्रमुख विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरोलीकर महोदय ने पाठ्यक्रम से संबंधित क्या कहा है। तो हेरोलीकर महोदय ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेरोलीकर महोदय ने पाठ्यक्रम को, उसमें मानवीय आदतों को, अनुभवों को, भावनाओं को, क्रियाओं को, सबको समाहित किया है उन्होंने पाठ्य पुस्तक के अर्थ के रूप में। अब आते हैं, हम देखते हैं हालक्विस्ट महोदय क्या कहते हैं। तो उनके शब्दों में पाठ्य पुस्तक
शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। डगलस महोदय ने कहा कि अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं डगलस महोदय की उक्ति को कि मान लीजिए हम संज्ञा शब्द के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, या हमने अपने जीवन काल में खुद ही पढ़ा हो, तो यह विभिन्न अध्यापकों का जो बहुमत होगा कि हम संज्ञा को इस रूप में बच्चों को पढ़ाएं, उनमें निर्धारित जो तथ्य हैं इन पर हम चर्चा करें, इस रूप में उनके सामने हम प्रेजेंट करें, तो ये शिक्षक का बहुमत ही होगा। और हम संज्ञा को किस प्रकार पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं कि बच्चे का अधिगम जो है प्रभावी हो, यह शिक्षक का बहुमत है। और इन सभी बातों का पाठ्यपुस्तक आधारशिला है, क्योंकि जब पाठ्यपुस्तक में संज्ञा से संदर्भित सभी महत्वपूर्ण बातों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से निर्दिष्ट किया गया, व्यवस्थित किया गया, तो यह ज्ञान, बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए संज्ञा को कैसे पढ़ाएं और संज्ञा में हम क्या पढ़ाएं, इन सभी बातों के लिए पाठ्यपुस्तक जो है आधारशिला का काम करती है। अब बेकन महोदय ने क्या कहा है, पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। बिल्कुल, किस स्तर के लिए किसी भी विषय से संबंधित कौन कौन से विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कौन कौन से विषय प्रकरण इत्यादि का अध्ययन करना है, इस बात पर सभी शिक्षकों का बहुमत साबित होता है, बहुमत लिया जाता है। और इस बहुमत को कक्षा में प्रयोग करने के लिए बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है कि किसी भी कक्षा में सभी स्तर के छात्र छात्राएं होती हैं, तो कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, तो सभी के स्तर को मिलाते हुए हम किसी भी पाठ्यपुस्तक में जो विषयों से संबंधित, विषयों के प्रकरणों और विषय बिंदुओं के चयनों से संबंधित मानदंडों का हम निर्धारण करते हैं, वह शिक्षक के माध्यम से ही किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों के अर्थ एवं परिभाषा की चर्चा के बाद हम बात करेंगे पाठ्यपुस्तकों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। यानी ये जो पाठ्यपुस्तक हैं ज्ञान के संचित भंडार के रूप में हमारे समक्ष कब आए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में ज्ञान की आदान प्रदान की स्थिति क्या थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के प्रारंभ में ज्ञान को मौखिक रूप से दिया जाता था और लिखने की कला का विकास लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही हुआ है। उससे पहले ज्ञान को कंठस्थ कर लिया जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद जो हैं, इनको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता था, क्योंकि वेदों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। जैसे
एक गुरु ने अपने शिष्य को कंठस्थ कराया, फिर वह शिष्य गुरु के रूप में फिर अपने शिष्य को कंठस्थ कराया, और यही प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और वेदों का ज्ञान मौखिक रूप में कंठस्थ करने के माध्यम से आगे स्थानांतरित होते रहा। यानी जब हमने लिखना नहीं सीखा था, उससे पहले ज्ञान के संचित कोश को कंठस्थ कर उसका जो स्वरूप है वह उसे निर्दिष्ट किया जाता था, क्योंकि ज्ञान के संचित कोश का स्थानांतरण पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से नहीं होता था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसे कंठस्थ करते हुए करते थे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो श्लोक है वह गुरुदेव के माध्यम से शिष्यों को याद कराया जाता था, और इन सभी बातों पर अमल करते हुए आगे बढ़ते हुए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्य पुस्तकों के विकास की इतिहास की 16वीं सभ्यता में प्रारंभ होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के विकास का इतिहास जो है हमें 16वीं शताब्दी में परिलक्षित होते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी सर्वप्रथम कमेनियस ने भाषा शिक्षण की पाठ्यपुस्तक लिखी थी। इसके बाद पाठ्यपुस्तक के महत्व को देखते हुए इसका प्रचलन बढ़ते गया। कई भाषाविदों ने, कई विद्वानों ने, कई शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कालांतर में जब हम आगे पुस्तकों के पाठ्य पुस्तकों के इतिहास पर आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही विषय पर कई शिक्षाविदों ने महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जो कि आप सभी पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में फ्रोबल, डीवी तथा महात्मा गांधी ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर पुरजोर बल दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पाठ्य पुस्तकों के महत्व को कम समझा जाने लगा, किंतु तथ्यों, सिद्धांतों आदि के बोधगम्यता के लिए इनकी पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती। मान लीजिए कोई सैद्धांतिक बात है, जैसे न्यूटन का लॉज हम पढ़ते हैं, या फिर और कई सारे सिद्धांत हैं जिसको हम पढ़ते हैं, तो उसका व्यवहारिक पक्ष अलग हो गया और उसका सैद्धांतिक पक्ष अलग हो गया। और सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं और जब उसका व्यवहारिक पक्ष भी को भी पूर्णता प्रदान करते हैं, तभी वह ज्ञान अस्थायी हो पाता है। तो इसके लिए भी पाठ्य पुस्तकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने पुस्तक विहीन शिक्षण के भी प्रयोग किए, किंतु वह भी इसी निष्कर्ष पर आए कि पाठ्य पुस्तकों का अंत नहीं हो सकता है, इसके महत्व को नहीं नकारा जा सकता है। यानी पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, हम तो कहेंगे कि वह आधारशिला ही है ज्ञान के संचित कोश के रूप में। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से न शिक्षक भटकाव महसूस करता है और न ही विद्यार्थी भटकाव महसूस करते हैं। यानी पाठ्यक्रम को सही दिशा प्रदान करता है। तो हम इस तरह देख रहे हैं कि अब सिद्ध हो चुका है कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है।
शैक्षिक तकनीकी के विकास से पाठ्य पुस्तकों के लिखने के ढंग में भी परिवर्तन हुए हैं। कुछ देशों में अभिक्रमित सामग्री के रूप में निर्मित पाठ्य पुस्तकों द्वारा अनुदेशन प्रदान किया जाने लगा है। इसके द्वारा छात्र कठिन प्रत्ययों को भी स्वाध्याय द्वारा ही बोधगम्य कर सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा भी इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। कई सारे पुस्तकों का निर्माण NCERT करती है। इस प्रकार परंपरागत पाठ्यपुस्तकों के साथ साथ इसके कई परिवर्तित नवीन रूप छात्र एवं विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत है। यानी इस प्रकार पाठ्यपुस्तक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ज्ञान के कोश का स्थानांतरण जो कभी कंठस्थ रूप में कराया जाता था, उसको सही और मूर्त रूप प्रदान करने में पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम वर्तमान शिक्षा पद्धति में इन पाठ्यपुस्तकों पर इस प्रकार आश्रित हो गए हैं कि इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में पाठ्यपुस्तक का जो अभाव है, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए भटकाव प्रदान करेंगे। पाठ्यक्रम के अर्थ, परिभाषा एवं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करने के उपरांत अब हम चर्चा करेंगे पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में कि आखिर पाठ्यपुस्तकों की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है और महत्व क्या है। तो पाठ्यपुस्तक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध शिक्षाविद क्रॉनबैक ने कहा है कि अमेरिका में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वह पाठ्यपुस्तक है। वहाँ आज भी पाठ्यपुस्तकों की अत्यंत लोकप्रियता है और अतीत में भी इसका बहुत महत्व था और आज भी है। तो वो कहते हैं कि पाठ्यपुस्तकों को कक्षाओं में, विद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और पाठ्यपुस्तक की जो लोकप्रियता है छात्राओं और विद्यालयों के उपरांत सामान्य जन में भी इसकी काफ़ी लोकप्रियता है। और पाठ्यपुस्तक की लोकप्रियता क्यों है इसके बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि पाठ्यपुस्तक विद्यालय और कक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के लिए ही विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो कि किसी एक विषय या विषय से संबंधित पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करती है। यानी पाठ्यवस्तु क्या है उसका एक संग्रहित रूप पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नांकित और कुछ महत्वपूर्ण बातों के कारण स्वीकार किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला जो बिंदु है, पाठ्यपुस्तक में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थल पर मिल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विद्यालय में पाठ्यक्रम में किन किन तथ्यों को स्पष्ट रूप से पढ़ना है
उसका संगठित रूप एक साथ शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। वह किसी भी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक जो है किसी भी कक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना है इस बात से भटकने नहीं देती है। उससे न वो अधिक पढ़ता है न उससे वो कम पढ़ता है। तो पाठ्यक्रम का जो लक्ष्य एवं उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक मार्गदर्शक का काम करती है। नंबर 3 है पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को यह जानकारी दी जाती है कि किसी कक्षा स्तर के लिए कितनी विषय वस्तु का पठन पाठन करना है। यानी हम संज्ञा के भेदों के बारे में बात करें तो क्लास 5 तक संज्ञा के 3 ही भेदों के बारे में पढ़ा जाता है और उसके आगे बढ़ने पर हमें 5 भेदों के बारे में पढ़ना पढ़ाना होता है। तो ये बातें हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही सहजता से जान पाते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम जो है छात्र और शिक्षक के पठन पाठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु है कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षकों के और छात्रों के दोनों ही के समय की बचत होती है। बिल्कुल वह ज्ञान के जिस बिंदु तक पहुंचना है ये हमें पाठ्यपुस्तकें ही बताती हैं। न उससे उसको कुछ ज्ञान का तो असीमित भंडार है, परंतु विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए किस स्तर के लिए कितना उसको पढ़ना है यह किताबें ही बताती हैं, पाठ्यपुस्तक ही बताती हैं। 5वां बिंदु है कि छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता है कि वे विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक बार में ही आत्मसात कर लें। तो उसको दोहराने के लिए, उस ज्ञान को सीखने के लिए उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है और उस ज्ञान को बार बार पढ़ने की आवश्यकता की पूर्ति पाठ्यपुस्तक ही कर सकती है। इसलिए भी पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। तो हम अगले बिंदु में आते हैं और वह है नंबर 6। तो योग्य शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है, अतः उसे व्यवस्थित करने में पाठ्यपुस्तकें सहायक होती हैं क्योंकि ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। इसी प्रकार छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्धित एवं पूर्णता प्रदान करने के लिए यह सहायक होती है। जैसे ये मानवीय गुण है कि किसी भी ज्ञान को जब व्यक्ति एक बार अध्ययन करता है तो कुछ समय के उपरांत वह उसे विस्मृत कर देता है, वह उसे भूलने लगता है, उसकी स्मरण उस विषय से संबंधित क्षीण हो जाती है। तो उसको मजबूत करने के लिए, उसे सबलता प्रदान करने के लिए वह उस ज्ञान को पुनः अध्ययन करता है, पुनः पढ़ता है, ताकि वह उसको बढ़िया ढंग से स्मरण कर ले। तो इस कार्य के लिए भी पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। नंबर 7 के अंतर्गत हम आते हैं पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करता है। कहा जाता है कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यक्ति जो है वह स्वाध्याय करता है और
इन्हांस आवर नॉलेज के लिए पाठ्य पुस्तक जो है अति महत्वपूर्ण है। इन्हांस आवर नॉलेज शब्द की पूर्ति के लिए स्वाध्याय से बढ़कर और कोई हमारे पास साधन नहीं है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए व्यक्ति पाठ्य पुस्तकों की सहारा लेता है, इसलिए भी पाठ्य पुस्तकें अति महत्वपूर्ण हैं। नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के आधार पर कक्षा कार्य का मूल्यांकन संभव होता है। बिल्कुल, हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही देख सकते हैं कि बच्चा जो है किस विषय वस्तु के लिए कितना और कैसा अपना अभिव्यक्ति को मूर्त रूप प्रदान किया है, उसका उत्तर लिखा है। तो हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही मूल्यांकन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। अब आते हैं 9वें बिंदु के अंतर्गत, और वह है कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का अध्यापन संभव होता है तथा इससे छात्रों का मूल्यांकन सही रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तकें जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि किसी भी राज्य और किसी भी विद्यालय और विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए पाठ्य वस्तु को समरूपता के साथ पाठ्य पुस्तक ही उपस्थित कर सकता है। तो बच्चे जो हैं, बच्चों का जो मूल्यांकन सामूहिक रूप से होगा वह एक ही विषय बिंदु से होगा, और उस विषय बिंदु से संबंधित बच्चों ने कितना और कैसा ज्ञान ग्रहण किया है, यह मूल्यांकन के माध्यम से ही हम साबित कर सकते हैं। इसलिए भी पाठ्य पुस्तकों की अत्यंत आवश्यकता है। नंबर 10 के अंतर्गत हम आते हैं। पाठ्य पुस्तकें जो है छात्रों को विषय वस्तु के संकलित करने में सहायता प्रदान करती है। जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए अंग्रेजी विषय का टेंस क्या है, उन्होंने टेंस पढ़ा है क्लास में, फिर भी उसे लग रहा है कि हमें ज्ञान ग्रहण में पूर्णता प्रदान नहीं हुई है, तो उसको क्या करते हैं, जो कई प्रबुद्ध हो जाते हैं छात्र, और जब वह मैच्योरिटी प्रदान करते हैं अपने आप को, तब उन्हें लगता है कि हम इसमें कुछ नया जोड़कर इसका संकलन कर सकते हैं, ताकि जो छात्र हैं वह इसे आसानी से समझ सकें। अब हम आते हैं 11वें बिंदु के अंतर्गत। इसके माध्यम से छात्रों की स्मरण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल, किसी भी हम ज्ञान को बार बार ग्रहण करते हैं, बार बार उसका अध्ययन करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, तो हमें उससे याद करने की क्षमता में विकास होता है। उसको बार बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उससे तर्क शक्ति का भी विकास होता है। नंबर 12, इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होता है ना, वह सभी स्तर के बालकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि एक क्लास में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और उन सभी की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। नंबर 13 है, ये परीक्षा के समय छात्रों की सहायक होती है। बिल्कुल, मान लीजिए कोई भी, जैसे आप बीएड कोर्स कर रहे हैं, बीएड कोर्स 2 साल का है, आप प्रतिवर्ष सालाना परीक्षा जो लिखते हैं, तो उसमें आपको किसी भी पेपर से संबंधित किन किन पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन करना है, यह और उसको अध्ययन कराने में जो सहायता प्रदान करता है वो पाठ्य पुस्तक है। इसलिए
परीक्षा के समय उन महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना, अध्ययन करना, स्मरण करना, ये सभी जो कार्य हैं उसमें पाठ्य पुस्तक सहायता पहुंचाते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। नंबर 14, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती है। बिल्कुल, किसी भी विषय को 8वीं क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, 10वीं में कैसे पढ़ाएंगे, क्लास 4 में कैसे पढ़ाएंगे, क्लास 5 में कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी बातें जो हैं हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 15, पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण बच्चे जो हैं उसमें प्रामाणिकता को महसूस करते हैं और उन्हें आसानी से सीख जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 16 है, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण की अनेक कमियों को भी दूर करता है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता है। अतः पाठ्य पुस्तकों की सहायता से छात्र व्यक्तिगत रुचि एवं गति के साथ अध्ययन कर सकता है। मान लीजिए कक्षा में एक शिक्षक कोई कविता पढ़ा रहा हो, कोई कविता सुना रहा हो, तो उस कविता का लिखित रूप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सभी छात्रों के समक्ष उपस्थित है। सभी छात्र उस कविता को एक साथ देख रहे हैं, तो शिक्षक जो भावार्थ के माध्यम से और कभी शब्दार्थ के माध्यम से बच्चों को कविता पढ़ा रहा है, तो बच्चे जो हैं वो समान रूप से उसका श्रवण करेंगे, उनका ध्यान केंद्रित रहेगा, जिसके माध्यम से वह उस सभी ज्ञान को भली भांति सीख जाते हैं। नंबर 17 पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों एवं उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती हैं, जिससे वे इन अनुभवों को का लाभ उठाने में समर्थ हो जाते हैं। कई बार किसी ज्ञान से संबंधित जो अनुभव है वह किसी छात्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बन जाता है। जैसे कई महान विचारक हुए, उन्होंने अपने जीवन में किन किन कार्यों को किया, ये छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो बच्चों को उन अनुभवों को पाठ्य पुस्तक में समाहित कर उन्हें पढ़ने के लिए सहायता प्रदान करता है, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक अत्यंत आवश्यक है। नंबर 18 पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से पठन पाठन में जो है एकरूपता आती है। मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ है, तो बच्चे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उस शब्द के बारे में एक ही अर्थ, एक समान अर्थ को जानेंगे, सीखेंगे। इसलिए भी पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तकों में अगला बिंदु है, पाठ्य पुस्तकों में विषय के पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूप में व्याख्या की जाती है, जिससे शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है। नंबर 20 है, विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा भी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं आवश्यकता के महत्व को स्वीकार किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की आधारशिला है। यानी इस आधारशिला के रूप में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसके माध्यम से छात्र और शिक्षक दोनों ही अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।
यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तक के महत्व को नकारा जाना संभव नहीं है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।